हेलो बेटा, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। बेटा प्रीवियस क्लास में मैंने तुम्हें पढ़ाया था बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, लाइक एडिटिविटी ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इनवेरिएंसी ऑफ चार्ज और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे। आज बेटा मुझे तुम्हें पढ़ाना था मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, मतलब किसी अनचार्ज बॉडी को कैसे चार्ज किया जा सकता है। उसके कुछ मेथड हैं जैसे कि कंडक्शन, इंडक्शन, रबिंग वगैरह वगैरह। लेकिन बेटा आज वो सब चीज़ें ना पढ़ाकर उसको मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। आज मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ क्या है? कूलम्स लॉ मेजर द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है उसको मेजर करने का तरीका है कूलम्स लॉ। तो बेटा कूलम्स लॉ क्या बताता है ये समझ लेते हैं। कूलम्स लॉ बेटा, कूलम्स लॉ कहता है कि मान लो दो पॉइंट चार्ज हैं Q1 Q2 इन अ मीडियम एट अ डिस्टेंस R। तो कूलम्स लॉ अब क्या स्टेट करता है? फोर्स ऑफ, अगर ये लाइक चार्ज हुए तो बेटा क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अनलाइक चार्ज हुए तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, कैसे चार्ज होने चाहिए बेटा? ये स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, स्टेशनरी चार्ज होने चाहिए और पॉइंट चार्ज होने चाहिए। तो बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज इन अ मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा बेटा ये दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो कूलम्स लॉ क्या हुआ बेटा? कूलम्स लॉ कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ their magnitude of charge and inversely proportional to the square of the distance between them। मतलब जितना ज्यादा प्रोडक्ट होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, रिपल्सन या अट्रैक्शन उतना ही क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। और जितना सेपरेशन ज्यादा होगा फोर्स उतना कम होगा, सेपरेशन जितना कम होगा फोर्स उतना क्या होगा? ज्यादा होगा। अब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर क्या लगाते हैं बेटा? कांस्टेंट, जिसको हम लिख रहे हैं के। अब बेटा के यहां पर कांस्टेंट है, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या है बेटा? के है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अब के की वैल्यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के की वैल्यू दो बातों पर डिपेंड करती है बेटा। एक, व्हाट इज द मीडियम, दूसरा व्हाट इज द सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट। तो बेटा मैं तुम्हें के की वैल्यू बताने जा रहा हूं कि अगर मीडियम फॉर फ्री स्पेस, फ्री स्पेस बोल दो बेटा, वैक्यूम बोल दो, एयर बोल दो, कुछ भी बोल दो, फॉर फ्री स्पेस एंड एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अगर बेटा हम सिस्टम ऑफ यूनिट कौन सा यूज कर रहे हैं? एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और मीडियम क्या है? दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का मीडियम क्या है? फ्री स्पेस। देन के की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली क्या है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो बेटा ये वैल्यू कैसे मेजर की गई है? एक्सपेरिमेंटली मेजर की गई है के की वैल्यू। अब बात आती है कि वैल्यू तो एक्सपेरिमेंटली आ गई, लेकिन ये यूनिट कहां से आ गई? तो ये यूनिट बेटा हम यहां से निकाल सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो यहां से बेटा क्या हो जाएगा? के Q1 Q2 इक्वल क्या हो गया? FR²। के क्या हो जाएगा? फोर्स होगा बेटा न्यूटन में, डिस्टेंस होगा मीटर में, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। तो इस तरीके से बेटा के की यूनिट हो जाती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो अभी बेटा ये समझ में आया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कूलम्स लॉ वगैरह वगैरह। तो ये तो बात हो गई बेटा यहां तक की।
अब आगे बेटा के को हम 1/4πε0 भी लिख सकते हैं। अब तुम कहोगे ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है और कंप्लीटली 1/4πε0। क्या बोल रहे हैं बेटा इसको? एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। क्या बोल रहे हैं बेटा इसको? एप्सिलॉन नॉट। तो कंप्लीट 1/4πε0 तो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट ही है। लेकिन ये जो लेटर है ग्रीक अल्फाबेट एप्सिलॉन नॉट, रीड एज एप्सिलॉन नॉट। और वैसे ये क्या होता है बेटा? इसको बोलते हैं हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या बोलते हैं इसको? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या है बेटा ये? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो बेटा क्या बात निकल कर है? ये बात निकल कर है कि K इक्वल होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। K को हम 1/4πε0 भी लिख सकते हैं। चलो यहां लिख देता हूं बेटा, 1/4πε0 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से K की वैल्यू ये हो गई। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहां से निकालेंगे बेटा। तो एप्सिलॉन नॉट के लिए क्या करेंगे? एप्सिलॉन नॉट को इधर लिख लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 1/4π × 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू रखकर अगर हम इतने हिस्से को सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व करके आता है 8.854 × 10⁻⁻12। ये वैल्यू सॉल्व करके आएगी। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये है बेटा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। नोट क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा? नोट इंडिकेट कर रहा है फ्री स्पेस को, वैक्यूम को या एयर को। तो एप्सिलॉन नोट क्या हुआ? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब बात आती है, अब तुम ये जानना चाहते हो कि ये एक्चुअली है क्या। तो बेटा परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी वर्ड मिलके बना है परमिट से। परमिट मतलब परमिशन। तो परमिटिविटी क्या है बेटा? परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम। परमिटिविटी क्या है बेटा? परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम which determines the electric force between the 2 point charge in that medium। मतलब बेटा ये मीडियम की प्रॉपर्टी है जो ये डिसाइड करता है कि किसी मीडियम में दो पार्टिकल एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाएंगे। बेटा फोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड पर तो डिपेंड करता ही है, उनके बीच के डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वो किस मीडियम में रखे हैं। मीडियम भी उनके बीच में लगने वाले फोर्स को क्या करता है बेटा? अफेक्ट करता है। उसी मीडियम की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम बेटा? परमिटिविटी कहते हैं। यहां तक बात समझ में आई बेटा? और इसके बाद सिमिलरली ऐसा ही तुमने एक फॉर्मूला और पढ़ रखा है जिसे हम किस नाम से जानते हैं बेटा? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो उसमें ये Q1 Q2 की जगह क्या लेते हैं? हम मास m1 m2 लेते हैं, बीच की डिस्टेंस r लेते हैं, और ये फॉर्मूला हो जाता है F = G m1 m2/r²। उसको किस तरीके से स्टेट करते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two objects is directly proportional to the product of their mass and inversely proportional to the square of the distance between them। K की जगह क्या होता है बेटा? वहां पर K की जगह वहां पर होता है कैपिटल G। G का मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यहां तक बात समझ में आई बेटा? पॉज करके आप इसको लिख सकते हो, फिर मैं नेक्स्ट पढ़ाता हूं।
परमिटिविटी अलग चीज है और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट अलग चीज है, लेकिन आपस में दोनों में रिलेशन है। तो बेटा मैं तुम्हें एक चीज और बताने जा रहा हूं, डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी की डायमेंशन। तो बेटा जैसा कि मैं तुम्हें अभी बताया कि फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F इक्वल क्या, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, जिसमें मैं तुम्हें बताया कि हम K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। अब यहां से एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या की जा सकती है, निकाली जा सकती है। कैसे, देखो बेटा, एप्सिलॉन नॉट को यहां लिख देते हैं, फोर्स को यहां लिख देते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई F Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये तो बेटा एक नंबर है, ये तो डायमेंशन लेस होता है। तो ऊपर कल ही बताया था चार्ज की यूनिट, तुम्हें चार्ज की कल यूनिट बताई थी AT। कैसे बताई थी, I बराबर होता है बेटा, करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो Q बराबर क्या हो जाएगा वहां से IT, तो I क्या हो जाएगा एम्पियर और टाइम का हो जाएगा T। ये रहा बेटा, तो दो चार्ज है तो ये हो जाएगा AT इंटू AT। नीचे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला तुमने 11th क्लास में पढ़ रखा है, MLT-2 और डिस्टेंस स्क्वायर हो जाएगा L स्क्वायर। तो क्या हो जाता है बेटा, ये हो जाता है, इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाता है M-1 L स्क्वायर और L क्यूब ऊपर जाकर माइनस L क्यूब, T ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा T की पावर 4 और A स्क्वायर। ये डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया परमिटिविटी का। तो परमिटिविटी के बारे में क्या याद रखना बेटा, एप्सिलॉन नॉट, रीड एज एप्सिलॉन नॉट है क्या, परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम या फ्री स्पेस। अगर फ्री स्पेस है तो हम, मतलब फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम या एयर है तो नोट लगाएंगे, और अगर मीडियम है तो ये नोट नहीं लगाएंगे। लेकिन परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो, उसकी अलग अलग मीडियम के लिए वैल्यू अलग अलग हो सकती है, लेकिन यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा बेटा। तो एक तो इसका डायमेंशन हो गया, एक मैं तुम्हें इसकी वैल्यू बता दी, क्या बता दी, 8.854 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अभी इतनी बात समझ में आ गई बेटा, इतना लिखो फिर मैं आगे पढ़ाता हूं। तो बेटा अब मैं तुम्हें कूलम्स लॉ पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करा देता हूं, पहले आसान आसान से करा देता हूं इजी, फिर आगे बढ़ते हैं एडवांस क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला एक क्वेश्चन है बेटा, कंपेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स and gravitational force between an electron and a proton। बेटा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो सुनो, बोथ आर चार्ज्ड, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों चार्ज पार्टिकल हैं, तो ड्यू टू चार्ज दे एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ईच अदर, वो ये दोनों एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे। एंड ऑल्सो हैव मास, उनमें मास भी है, तो ड्यू टू मास दे एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ईच अदर। तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगता है दोनों पार्टिकल के बीच में और ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है, बस हमें उनके स्ट्रेंथ को क्या करना, कंपेयर करना है। वैसे हम इसको बेटा 11th में भी पढ़ चुके हैं, फिजिकल वर्ड, पहला चैप्टर 11th का फिजिकल वर्ड, उसमें हमने क्या पढ़ा था, 4 फंडामेंटल फोर्स, वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी था, ग्रेविटेशनल फोर्स भी था, वीक न्यूक्लियर फोर्स था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स था। वहाँ हमने ये भी पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स आर वीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। बट आज हम उसको न्यूमेरिकली समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा बोथ आर चार्ज्ड, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज कितना कितना होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज। प्रोटॉन पर भी सेम चार्ज होता है बेटा 1.6, बस ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, 10 की पावर -19 कूलम चार्ज। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg।
और मास ऑफ प्रोटॉन कितना 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। ये इनके मास है बेटा। तो अब हम क्या करते हैं, अब बाय कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ से बेटा F इक्वल क्या होता है K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो F इक्वल हो जाएगा K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 कितना बेटा, Q1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 मैग्नीट्यूड, और Q2 कितना, ये भी मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड, प्लस माइनस साइन नहीं आएगा बेटा, सिर्फ क्या आएगा मैग्नीट्यूड बाय आर स्क्वायर। ये तो हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एंड बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से बेटा F इक्वल क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया और ये ग्रेविटेशनल फोर्स। तो Fg क्या हो जाएगा बेटा, G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो G की वैल्यू क्या होती है बेटा 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। m1 कितना 9.1 मतलब इलेक्ट्रॉन का मास, फिर प्रोटॉन का मास बाय आर स्क्वायर। अब हमें इन दोनों फोर्स का क्या करना, कंपेयर करना। तो हम क्या कर देते हैं बेटा, फर्स्ट को सेकंड से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो Fe ऊपर और Fg नीचे। तो जब डिवाइड करेंगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 बाय 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27। तो बेटा अब तुम इसको अपने आप सॉल्व करते रहना, और आफ्टर सॉल्यूशन Fe बाय Fg क्या निकल कर आएगा 2.27 इंटू 10 की पावर 39, 2.27 इंटू 10 की पावर 39, या Fe इक्वल क्या हो जाएगा 2.27 इंटू 10 की पावर 39 टाइम्स ऑफ Fg। तो बेटा यहां से पता चलता है हमें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना स्ट्रॉन्गर, कितना ज़्यादा, 10 की पावर 39 टाइम्स, 10 की पावर 39 टाइम्स एक बहुत बड़ा नंबर है। तो इतना स्ट्रॉन्गर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो बेटा ऐसे कोई हमसे कल पूछ सकता है कंपेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन, दोनों प्रोटॉन होंगे। तो बेटा जब दोनों प्रोटॉन होंगे तो यहाँ तो चार्ज तो सेम आएगा, लेकिन यहाँ मास, यहाँ प्रोटॉन का आएगा, और ये मास भी क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का ही मास हो जाएगा जो अभी इलेक्ट्रॉन का मास है। तब ये वैल्यू कुछ और आएगी, कैलकुलेट कर लेना। ऐसे बेटा कोई हमसे पूछ सकता है कंपेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन, तो तब ये चार्ज तो यही रहेंगे बेटा, लेकिन ये मास इलेक्ट्रॉन का है, ये मास यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास आ जाएगा, तब ये रेशियो कुछ और आएगा। तो इस तरीके से बेटा आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। तो लिखो बेटा पॉज करके, फिर मैं आगे पढ़ाता हूं। समझ आ रहा बेटा? बेटा एक ऐसे ही एक छोटा सा और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अ पर्सन क्लेम दैट he can hold in his hand two spheres each of mass
1 kg and charge 1 coulomb at a distance of 1 meter from each other. Do you agree with his claim? बेटा एक पर्सन ने दावा किया है कि वो अपने दोनों हाथों में ऐसे, एक स्फेयर इसमें एक स्फेयर इसमें, और दोनों के बीच की ऐसे डिस्टेंस कितनी, यहां से यहां तक की 1 मीटर। तो ये एक स्फेयर है 1 kg का, ये भी एक स्फेयर है 1 kg का, दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है और चार्ज भी है दोनों पर क्या है 1 कूलम। तो अब समझते हैं बेटा, तो ये दावा कर रहा है, वो ये क्लेम कर रहा है कि वो दोनों स्फेयर को इस तरीके से दोनों हाथों में पकड़ सकता है। तो क्या आप उससे एग्री करते हो? तो सुनो बेटा, 1 kg मास कोई ज्यादा तो होता नहीं है, 1 kg मास तो हम ऐसे उठा सकते हैं। तो 1 kg मास को ऐसे उठाना कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन मास के साथ साथ वो दोनों पार्टिकल, दोनों स्फेयर क्या है, चार्ज्ड भी है। तो मान लो बेटा एक मास ये, एक स्फेयर ये है, एक स्फेयर ये है, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या बताई गई है 1 मीटर। दोनों का मास तो बताया गया, लेकिन चार्ज कितना बताया गया दोनों पर 1 कूलम 1 कूलम। तो बेटा मास दोनों का ज्यादा नहीं है, 1 kg मास को ऐसे उठाना बड़ा आसान है, लेकिन वह जब दोनों को ऐसे रखेगा तो दोनों पार्टिकल, दोनों स्फेयर लाइक चार्ज होने की वजह से एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब पहले वो देखते हैं कि वो रिपल्सन कितना होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना होगा, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो K कितना 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 कितना 1 कूलम इंटू 1 कूलम बाय 1 मीटर स्क्वायर। तो जब हम सोल्व करते हैं तो बेटा यह आया 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन का फोर्स, इतना फोर्स। तो बेटा हो सकता है कि तुम्हें न्यूटन में ये फोर्स इतना समझ में नहीं आ रहा, तो अगर इसको, तो सिंस बेटा हमने पढ़ रखा है F बराबर mg, तो m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा F बाय g। तो अगर हम इस वाले फोर्स को g, मतलब वैसे 9.8 होता, चलो अभी 10 मान लेते हैं, उससे डिवाइड करें तो मास के हिसाब से ये फोर्स कितना है, ये फोर्स है 9 इंटू 10 की पावर 8 किलोग्राम फोर्स। अब बेटा एक टन में 1000 केजी होते हैं, एक टन में 1000 केजी होते हैं। तो अगर इसको टन के हिसाब से लिखा जाए तो 9 इंटू 10 की पावर 5 टन फोर्स। कुछ बात समझ में आई बेटा? मतलब 1 kg मास को ऐसे, 1 kg के स्फेयर को ऐसे पकड़ना बड़ा आसान है, लेकिन जब वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो एक दूसरे को इतने टन फोर्स से क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो फिर वो कैसे उनको पकड़ पाएगा? तो क्या आप अब भी उसके क्लेम से एग्री करते हो? क्या आप उसके क्लेम से एग्री करते हो? दोनों पार्टिकल एक दूसरे पर इतने टन फोर्स का क्या लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। तो इतने फोर्स को बैलेंस कर पाना, संभालना बड़ा ही क्या है, मुश्किल है। इसलिए बेटा उसका क्लेम रॉन्ग है। वो 1 कूलम के इन स्फेयर को आपस में 1 मीटर की डिस्टेंस पर नहीं रख सकता। लिखो बेटा, बेटा एक छोटा सा और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 alpha particle separated by a distance of
3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर इन एयर। ये क्वेश्चन है बेटा। दो अल्फा पार्टिकल हैं एयर में, एक दूसरे से इतनी डिस्टेंस पर रखे हैं, तो उनके बीच में हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो बेटा मैंने कल तुम्हें अल्फा पार्टिकल के बारे में बताया था, दोबारा बता देता हूं। अल्फा क्या है? अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस है। ये एटॉमिक नंबर होता है, ये मास नंबर होता है, इसको चार्ज नंबर भी कहते हैं। तो यहां से पता चलता है कि चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितना चार्ज नंबर है? 2 चार्ज नंबर, यानी कि 2 यूनिट चार्ज है। 2 यूनिट चार्ज का मतलब, 1 यूनिट चार्ज का कल मतलब बताया था 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो इस तरीके से अल्फा पर कितना चार्ज हुआ? 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम चार्ज। तो इतने इतने चार्ज के 2 पार्टिकल हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं बेटा? अल्फा पार्टिकल। एक दूसरे से इतनी डिस्टेंस पर रखें तो उनके बीच में लगने वाला क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। तो बाय कूलम्स लॉ F इक्वल क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। K की जगह 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 की जगह 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 बाय आर स्क्वायर। 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 15 का स्क्वायर। तो बेटा इसको मैं ऐसे 2 बार में भी लिख सकता हूं, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 15 इंटू 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 15। इससे ये कैंसिल हो जाता है बेटा। अब माइनस 15 माइनस 15 माइनस 30, तो ये हो जाता है 9 इंटू 10 की पावर 9 माइनस 19 10 की पावर माइनस 38, और ये ऊपर जाकर 10 की पावर 30। तो कितना हो गया बेटा? ये हो जाता है 9 इंटू 10 की पावर 39 इंटू 10 की पावर माइनस 38, मतलब 90 न्यूटन रिपल्सिव। तो बेटा क्वेश्चन था कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 अल्फा पार्टिकल सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ इतना इन एयर। तो बेटा मेन ये जो क्वेश्चन मैंने कराया वो इसके लिए नहीं कराया, वो मैं तुम्हें फिर से ये याद दिलाने के लिए कराया था कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं और अल्फा का पार्टिकल पर चार्ज कितना होता है। बात समझ में आ गया बेटा? गॉट इट? लिखा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज प्लेस्ड in a force of attraction between 2 point charge placed at a distance d is F. Force of attraction between 2 point charge placed at a distance d is F. What distance apart should they be kept in the same medium? So that force between them is 2F. मतलब क्वेश्चन ये है कि बेटा 2 पार्टिकल अभी एक दूसरे से डी डिस्टेंस पर है, डी डिस्टेंस पर वो एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाते हैं? F फोर्स लगाते हैं। अब हम चार्ज पार्टिकल को नहीं बदलना चाहते, क्वेश्चन ये है कि उन्हीं चार्ज पार्टिकल को कितनी डिस्टेंस पर, ज़्यादा या कम डिस्टेंस पर शिफ्ट कर दिया जाए, रख दिया जाए, जिससे कि उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जाए? 2F हो जाए। तो उसके लिए देखो बेटा, फर्स्ट F इक्वल K Q1 Q2 बाय डी स्क्वायर। पहले उनके बीच की डिस्टेंस d है और फोर्स F है। दूसरी बार
दूसरी बार हम चाहते हैं कि फोर्स क्या हो जाए 2F, चार्ज पार्टिकल सेम रहेंगे, सेम मीडियम रहेगा तो K की वैल्यू भी सेम रहेगी, चार्ज की वैल्यू भी सेम रहेगी, बस उनके बीच की डिस्टेंस बतानी है, वो डिस्टेंस, उनके बीच का डिस्टेंस शिफ्ट करना, चेंज करना, तो वही चीज़ चेंज कर रहे हैं। तो आप इसको R लिख लो, D डैश लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो ये डिस्टेंस की वैल्यू हमें किसके टर्म्स में बतानी है बेटा, D के टर्म में बतानी है। तो अब क्या करना है, हमें फर्स्ट को सेकंड से क्या कर दो, डिवाइड। तो F बाय 2F इक्वल क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा R स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, F से F भी कैंसिल, तो 1/2 इक्वल क्या हो गया, R स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है R स्क्वायर इक्वल डी स्क्वायर बाय 2, तो R इक्वल क्या हो जाएगा, D बाय √2 हो जाएगा। मतलब बेटा जो पहले डिस्टेंस है उसका कितने टाइम्स डिस्टेंस पर, 1/√2 डिस्टेंस पर। तो ये डिस्टेंस हमें कम करनी पड़ी है या ज़्यादा करनी पड़ी है, तो इस फॉर्मूले से देख लो, डिस्टेंस जितनी कम होगी फोर्स उतना क्या होगा, ज़्यादा होगा। और हम चाहते हैं कि फोर्स डबल हो जाए, तो डिस्टेंस आधी नहीं करनी बेटा, आधी नहीं, D/√2 यानी कि 1/√2 टाइम्स। डिस्टेंस आधा करने पर फोर्स आधा नहीं होता, डिस्टेंस आधा करने पर फोर्स डबल नहीं होता बेटा, डिस्टेंस 1/√2 टाइम्स करने पर ही फोर्स क्या होगा, डबल होगा। समझ में आया बेटा? लिखो, ठीक है बेटा। आप आज इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ एडवांस, कुछ अच्छे अच्छे बड़े बड़े न्यूमेरिकल के साथ आऊँगा। ओके बेटा, जय हिंद, जय भारत।